लोग एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मास डेंसिटी। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट डेंसिटी टर्म से बहुत आपका घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम में ये यूज हो गया तो समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ही टफ हो गई है, हार्ड आपका प्रॉब्लम हो गई है। तो डेंसिटी का मीनिंग क्या है? अगर बच्चों से पूछते हैं कि भाई डेंसिटी क्या होती है, तो जनरली बच्चों का यही आंसर होता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आज हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे कि एक्चुअली डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो किसी भी बेटा मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका दो टाइप से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल को किसी भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से दो टाइप से बेटा होता है, टू टाइप से होता है। फर्स्ट होता है बेटा डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पार्टिकल ये फैले हुए हैं, एक पार्टिकल यहां पर, दूसरा पार्टिकल यहां पर, तीसरा पार्टिकल यहां पर। इस तरीके से पार्टिकल अपना से बताइए, अपना से पूरा का पूरा डिस्क्रीट है, मतलब फैले हुए फुटकर में। तो ये हो गया बेटा डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड होता है बेटा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसी भी मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअसली, वो थ्री टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। या तो कोई मास बेटा लेंथ में स्टोर हो तो उसको बोलेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई मास किसी एरिया के अंदर स्टोर हो तो उसको बोलेंगे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड, या तो कोई मास आपका किसी वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो सकता है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली थ्री टाइप्स हो सकता है। या तो मास किसमें स्टोर होगा बेटा, लेंथ में स्टोर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। या मास किसी एरिया के अंदर फैला हुआ है तो उसको बोलेंगे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कोई मास किसी वॉल्यूम के अंदर स्टोर है तो उसको बोलेंगे बेटा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट बताइए अपना से कौन सा बेटा बोलो, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड हो गया बेटा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड बेटा हो गया यहां पर वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखिए किसी भी मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने टाइप से बेटा, दो टाइप से। फर्स्ट कौन सा, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहां से देखिए पार्टिकल फैले हुए। पार्टिकल मींस क्या होता है, जिसका मास फाइनाइट मास हो बट साइज टेंड्स टू जीरो, दैट इज कॉल्ड आपका पार्टिकल। तो यहां से देखिए सारे के सारे पार्टिकल यहां पर फैले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड कौन सा बेटा, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। दिस कंटिन्यूअसली कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, थ्री टाइप से। फर्स्ट कौन सा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड बेटा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड बताइए कौन सा, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीन के अलावा और कहीं भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए थिन वायर, जैसे ये अपना से ये मार्कर है और इसका अगर हम थिकनेस टेंड्स टू जीरो कर दें तो वो थिकनेस टेंडिंग जीरो, वैसे पतला से पतला वायर भी होगा, उसका भी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। लेकिन मैं थिकनेस जीरो तो नहीं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं थिकनेस टेंड्स टू जीरो तो पूरा का पूरा मास बताइए किसमें स्टोर होगा, लेंथ में। तो हम कह सकते हैं कौन सा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम किसी पेज की बात करें, जैसे आपके पास जो कॉपी है उसका पेज पकड़िए, तो पेज का जो थिकनेस है वो टेंड्स टू कितना, जीरो। तो पूरा का पूरा मास किसमें स्टोर है बेटा, एरिया में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अगर हम कहें कोई सॉलिड स्फीयर है तो बेटा सॉलिड स्फीयर में पूरा का पूरा मास किसमें स्टोर होगा, वॉल्यूम के अंदर स्टोर होगा। तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। इतना समझने के बाद अब हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मास डेंसिटी। अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है, याद रखिए कि डेंसिटी के आगे जो टर्म लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, मास। तो हियर डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो डेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी। अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली कितने टाइप का, थ्री टाइप का। फर्स्ट कौन सा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड कौन सा, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड कौन सा बेटा, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर डेंसिटी भी कितने टाइप की होगी, थ्री टाइप की। फर्स्ट कौन सी, लीनियर मास डेंसिटी,
सेकंड कौन सा, सरफेस मास डेंसिटी, और थर्ड कौन सा बेटा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, बिकॉज दिस डेंसिटीज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो फर्स्ट हमने आपको बताया कि यहां पर डेंसिटी जो है वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन, मैं यहां पर लिख सकता हूं, डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये बेटा मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी। तो हम कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा बेटा, लीनियर मास डेंसिटी। अब बड़े ध्यान से देखना, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी का जो सिंबल है वो क्या है बेटा, लैम्डा, वो क्या है, लैम्डा। लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक थिन वायर है, कौन सा वायर बेटा, थिन वायर, ध्यान से सुनना, थिन वायर, और इस थिन वायर का मास m है और लेंथ अपना l है। थिन वायर का मतलब इसका थिकनेस टेंड्स टू 0, ठीक है ना, मास m और लेंथ अपना से, मास m, लेंथ कितना, l ये हो गया। तो अब आप बताइए टोटल l लेंथ में कितना मास स्टोर्ड है, टोटल l लेंथ में कितना मास स्टोर्ड है, टोटल l लेंथ में m मास स्टोर्ड है। तो एक बेटा यूनिट लेंथ में कितना मास स्टोर्ड होगा, m by l, और यही इसकी क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज ऑफ मास लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना बेटा, m by l। यूनिट क्या हो गया, यूनिट इसका हो गया किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर, ये इसका हो गया। तो अब बताइए लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो गया मास स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना मास ऑक्युपाइड होगा, एक यूनिट लेंथ में कितना मास स्टोर्ड होगा, उसी मास को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर का मास आपका दे रखा है बेटा 10 kg, फॉर एग्जांपल एक वायर है और इस वायर का मास कितना, 10 kg, और इसका लेंथ आपका 10 मीटर आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो आप एक बार बताइए 10 मीटर में कितना मास स्टोर्ड है, 10 kg, ठीक है ना। तो बताइए 1 मीटर में कितना होगा बेटा, 10 by 10, मतलब आपके पास 1 kg पर मीटर, यही इसका क्या हो गया, लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब ये हो गया मास स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, एक मीटर की लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में जितना मास ऑक्युपाइड होगा उसी मास को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी जस्ट लाइक द मास ही हुआ बेटा, लेकिन कौन सा मास, मास स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर की लेंथ में जितना मास ऑक्युपाइड होगा उसी मास को ही हम क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। तो इसका बताइए हम इधर देखिए एक बार फिर से। तो हमने कहा थिन वायर है, टोटल मास कितना बेटा, m, लेंथ कितना, l। तो देखिए टोटल l लेंथ में कितना मास स्टोर्ड है, m, तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, m by l, और यही क्या हो गया, लैम्डा। तो बताइए यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर। तो हम कह सकते हैं दैट इज मास स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, मास स्टोर्ड पर यूनिट ऑफ मास लेंथ, मास स्टोर्ड पर यूनिट ऑफ मास लेंथ इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं सरफेस मास डेंसिटी की बात करें, सरफेस मास डेंसिटी। सेकेंड हम बेटा बात करते हैं यहीं पर सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, और इसका जो सिग्मा होता है वो सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा। अब देखिए सरफेस मास डेंसिटी की बात कब करेंगे, जब पूरा का पूरा मास किसमें स्टोर होगा बेटा, सरफेस में, मतलब एरिया में स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है, थिन सर्कुलर प्लेट, अगर यहां से कहें थिन सर्कुलर प्लेट, अगर बेटा ये थिन सर्कुलर आपका से प्लेट है और इसका मास कितना है, m, एरिया कितना, a, अगर इसका मास m है और एरिया कितना, a, तो आप एक बात बताइए टोटल a एरिया में कितना मास स्टोर्ड है बेटा, m, तो एक यूनिट एरिया में कितना होगा, m by a, यही क्या हो गया इसका सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, मास स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। तो हम यूनिट की बात करें तो यूनिट बताओ क्या हो गया बेटा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज हम यहां से कह सकते हैं मास स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, मास स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस मास डेंसिटी। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितना मास ऑक्युपाइड होगा उसी मास को ही क्या बोलेंगे, सरफेस मास डेंसिटी अपना से बोलेंगे। तो सिग्मा कितना, m by a। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड यहां से बात करें वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो जरा समझने की कोशिश करना, वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसका सिंबल है बेटा रो, ठीक है, इसका सिंबल आपको से बताइए क्या है, रो, इसको रो से इंडिकेट करते हैं। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात कब करेंगे, जब पूरा का पूरा मास किसमें स्टोर होगा, वॉल्यूम में, किसमें बेटा, वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर हमने ले लिया, दिस इज आपका सॉलिड स्फीयर,
ये हो गया सॉलिड स्फीयर, और इस सॉलिड स्फीयर का मास सेम और टोटल वॉल्यूम कितना भी 3 डायमेंशनल होगा। विजुलाइज करिए, सॉलिड स्फीयर मास कितना m, वॉल्यूम कितना बेटा v। तो आप बताइए कि इसमें टोटल v वॉल्यूम में, टोटल आपका v वॉल्यूम में कितना मास स्टोर्ड है m, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा m by v, यही तो बेटा रो हो गया। तो रो इक्वल टू कितना m by v, मतलब मास स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना मास ऑक्युपाइड होगा उसी मास को ये हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो रो इक्वल टू कितना m by v। तो यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट अपना से क्या हो गया बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। तो हम कह सकते हैं दैट इज मास स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। मास स्टोर्ड पर यूनिट अपना से वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप देखिए जनरली बच्चे के दिमाग में यही होता है कि सर डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये दिमाग में बैठा होता है। अरे भाई डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम नहीं, आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि दिस डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आप मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किसमें हो रहा है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा तो उसी टाइप की क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। जैसे यहां पर देखिए मास किसमें स्टोर्ड है, लेंथ में। अब यहां पर वॉल्यूम कहां से आएगा बेटा, यहां पर तो पूरा का पूरा मास किसमें स्टोर्ड है, लेंथ में। तो वॉल्यूम की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो यहां पर कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी की बात करेंगे। लैम्डा कितना बेटा m by l। यहां पर देखिए पूरा का पूरा अगर ये कोई थिन सर्कुलर प्लेट है जिसका थिकनेस टेंड्स टू 0, तो पूरा का पूरा मास बताओ किसमें स्टोर्ड होगा, एरिया में स्टोर्ड होगा। तो आप बताइए यहां पर कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे बेटा, सरफेस मास डेंसिटी की बात करेंगे। तो सरफेस मास डेंसिटी का मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर, एक यूनिट एरिया में जितना मास समाया हुआ होगा, जितना मास ऑक्युपाइड होगा, उसी मास को हम क्या बोलते हैं, वो जो मास है वही मास को क्या बोलेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। कौन सा मास बेटा, मास प्रेजेंट इन यूनिट एरिया, मास ऑक्युपाइड इन यूनिट एरिया। तो बेटा देखो टोटल एरिया में कितना मास m, तो एक यूनिट एरिया में कितना होगा m by a, ये क्या हो गया सिग्मा। तो हम कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज मास स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा बॉडी को, ऑब्जेक्ट को हमें देखना पड़ेगा कि उस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो उसी टाइप की हम डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे और आपको आंसर देना है कि यहां पर कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं और वो एग्जांपल देख के बताना है कि आपको कौन सी डेंसिटी की बात करनी है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि फर्स्ट हमारे पास कोई एक थिन वायर है और इसका मास है, लेंथ है, ठीक है ना। बताइए कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, जाहिर सी बात है लीनियर मास डेंसिटी की बात होगी। लैम्डा कितना बेटा, m by l। अब इसी को हमने एक पकड़ के इसको कन्वर्ट कर दिया, एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया बेटा, जिसका मास है रेडियस r। मतलब इस पूरे के पूरे l लेंथ के वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया, रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी रेडियस r हुई। तो बताओ l जो लेंथ है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, 2 pi r में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसी वाली लेंथ हमने सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट कर दी तो l कितना होगा 2 pi r। अगर हम इसका रेडियस निकालें तो r की वैल्यू कितनी होगी, l अपॉन कितना बेटा 2 pi, ये होगी। अब आप बताइए इसका टोटल सर्कमफ्रेंस कितना, 2 pi r। तो 2 pi r लेंथ में कितना मास है बेटा बोलो, m। तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, m by 2 pi r। और यही इसकी क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू m by l। और l कितना हो गया हमसे 2 pi r। अगर हम रेडियस की वैल्यू पुट अप करें तो रेडियस कितना हो जाएगा, l अपॉन 2 pi, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर मास डेंसिटी की बात करें। अगर आपसे कहा जाए सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, देखो यहां से सेमी सर्कुलर अपना से रिंग की बात करें तो ये सेमी सर्कुलर रिंग होगी। तो अब जी l किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, पाई r में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक है, तो पाई r लेंथ में कितना मास है बेटा बोलो, m। तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, m अपॉन पाई r। ये किसका क्या हो गया, लैम्डा हो गया, ये क्या हो गया लैम्डा। अगर हम कहें कि इस सर्कल का 1/4 पार्ट अगर ले, 1/4 पार्ट ऑफ द रिंग, मतलब इस रिंग का 1/4 पार्ट ले, तो आप देखो बेटा 1/4 पार्ट ये हो गया, मतलब यहां से 2 pi r का 1/4 हो गया। कंप्लीट है तो कितना 2 pi r, सेमी है तो कितना pi r। अब ये कितना हो गया pi r by 2, मतलब लेंथ अपना से कितना हो गया pi r by 2 के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब बताइए pi r by 2 लेंथ में कितना मास स्टोर्ड है बेटा, m।
तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा m अपॉन पाई आर बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी m अपॉन l कितना पाई आर बाई 2 ऊपर चला गया, मतलब यहां से 2m अपॉन पाई आर के इक्विवेलेंट हो गया। अब हम यहां से बात करें फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर एक प्लेट है जिसका लेंथ है विड्थ आपने से b हमने लिया, ठीक है ना, या लेंथ इस तरीके से हमने l ले लिया, विड्थ आपने b ले लिया। अब बताइए इस पूरे का पूरा सरफेस में एरिया में कितना मास स्टोर्ड है बेटा, m मास स्टोर्ड है। तो बताइए हम कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा कितना, ये हो जाएगा m बाई a कितना होगा l इंटू b, ये हो गया इस सरफेस मास डेंसिटी की बात करिए। उसके बाद अगर हम कहें कि होलो स्फीयर की बात करें बेटा, ध्यान सुनना, अगर मैं हमसे कहें होलो स्फीयर जिसका मास सेम रेडियस है, तो आप एक मतलब होलो स्फीयर है तो पूरा का पूरा मास किसमें स्टोर होगा, स्फीयर है, ध्यान रखना 3D 3 डायमेंशनल होलो स्फीयर है, तो पूरा का पूरा मास किसमें स्टोर होगा बेटा, एरिया में, सरफेस एरिया में। देखो अगर हम पुल करके और उसको फ्लैट कर दें तो पूरा का पूरा सरफेस पर एरिया पूरा का पूरा फैल जाएगा। होलो स्फीयर तो पूरा मास किसमें स्टोर्ड है, सरफेस एरिया में, और सरफेस एरिया कितना बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए इसके 4 पाई आर स्क्वायर में कितना मास स्टोर्ड है, m। तो बताओ सिग्मा की वैल्यू, सरफेस मास डेंसिटी की बात करेंगे तो सिग्मा कितना हो जाएगा m अपॉन कितना बेटा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास कोई एक सॉलिड स्फीयर है, कौन सा बेटा सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का मास एम रेडियस r है, तो बेटा जरा बताइए इस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर में मास किसमें स्टोर्ड होगा बेटा, वॉल्यूम में, किसमें स्टोर्ड होगा, वॉल्यूम में। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करेंगे, तो यहां से रो कितना हो जाएगा m अपॉन b, b कितना 4/3 पाई आर क्यूब के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहां पर डेंसिटी जो हो जाएगा वो मास स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो जाएगी। अगर देखिए अगर जैसे केमिस्ट्री में किसी हम लिक्विड की बात करते हैं, ध्यान सुनना, जैसे मान लो कोई आपके पास लिक्विड है, कोई कंटेनर है उसमें आपके पास पानी भरा हुआ है, कोई सोल्यूशन हमने ले लिया, कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का मास m है, तो आप बताइए लिक्विड जो होगा वो किसमें स्टोर होगा, बोलो लिक्विड किसमें स्टोर होगा, लेंथ में नहीं, या एरिया में, बिल्कुल नहीं, किसमें स्टोर होगा बेटा, वॉल्यूम के अंदर स्टोर होगा। उसका मास बोलते हैं ना 1 मीटर कोई लिक्विड नहीं होगा, 1 मीटर स्क्वायर लिक्विड नहीं होगा, क्या होगा 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब, है ना, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा मास किसमें स्टोर होगा, बोलो वॉल्यूम में। तो यहां पर कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, कभी भी लिक्विड में कभी भी हम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन लेंथ नहीं कर सकते, मास अपॉन एरिया नहीं कर सकते, मास किसमें स्टोर है, वॉल्यूम में। यहां पर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्विवेलेंट हो गया। अगर हम किसी गैस की बात करें, ध्यान सुनना, किसी गैस की बात करें, मान लो हमने एक सिलेंडर लिया, फिटेड विद आपके पास पिस्टन, एक पिस्टन आपके यहां से ले लिया और इसके अंदर गैस भर्ती बेटा, ठीक है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बताइए किसमें स्टोर होंगे, लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में, किसमें बेटा, वॉल्यूम के अंदर स्टोर होंगे, किसमें बेटा, वॉल्यूम में। इसका मास कितना m। तो बेटा कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करेंगे, मतलब डेंसिटी इक्वल टू कितना m/v, किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात करेंगे, ठीक है, या लीटर की किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात करेंगे यहां पर। तो इस तरीके से हम डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी इज नथिंग बट दिस इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास डेंसिटी सेकंड बताइए, सेकंड कौन सा बेटा, सेकंड हो गया मान लो आपका चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। चार्ज डेंसिटी बताइए, डेंसिटी के आगे क्या लिखा हुआ, चार्ज। तो इसका मतलब हियर दिस डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब बताइए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से, 2 टाइप से। फर्स्ट कौन सा, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहां जहां वहां मास का यूज किया है वहां वहां किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। बिल्कुल रिपीट हो रहा है, कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहां पर चार्ज डेंसिटी, दिस डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट कौन सा बेटा, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर m1 m2 m3 लिखा था, यहां पर q1 q2 q3 आप पास लिख दो। और फिर सेकंड कौन सा, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब सेम लैम्डा कितना, वहां पर m/l, यहां पे क्या हो जाएगा q/l, सिग्मा क्या होगा q/a, रो क्या होगा q/b, मतलब सेम कंसेप्ट जाएगा।
अगर कभी भी जैसे आपसे कहा जाए एनर्जी डेंसिटी, या हम कहें चलो करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं, किसकी बेटा, करंट डेंसिटी, ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी में आपका डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, दिस डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो बेटा अगर किसी कंडक्टर की बात करें, ध्यान से सुनो, ये कंडक्टर की बात करें, आप किसका रोटेट कर रहे हैं, ऑब्जर्वर का। तो अगर हम कहें कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट फ्लो रहा है, बताओ कितना, आई करंट फ्लो रहा है, कितना, ए एरिया में। तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट फ्लो रहा है, आई। तो यूनिट एरिया में कितना होगा, आई बाई ए। यही तो बेटा करंट डेंसिटी अपॉन जे इक्वल टू आई बाई ए होगा। बाकी हम डिटेल में कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी अपॉन जे इक्वल टू आई बाई ए हो गया। जैसे आपसे कहा जाए, चलिए हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। जैसे आपसे कहा जाए एनर्जी डेंसिटी, ध्यान सुनना, एनर्जी डेंसिटी, तो डेंसिटी के आगे बताइए क्या लिखा होगा, एनर्जी। तो हियर दिस डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये जो डेंसिटी है वो एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी। अब आप बताइए ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी किसमें स्टोर्ड है, लेंथ में, एरिया में, सरफेस में, या फिर वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड है। तो जाहिर सी बात है एनर्जी किसमें स्टोर्ड है बेटा, वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड है। तो हम बताइए कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, कौन सा बताइए, लैम्डा की बात करेंगे या सिग्मा की बात करें, रो की बात करेंगे, रो की बात करेंगे। मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर एनर्जी किसी वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड है तो वहां पर एनर्जी डेंसिटी क्या फॉर्मूला हो गया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट तापमान से क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां से हो गया बेटा E बाई V, यूनिट क्या हो गया, जूल पर मीटर क्यूब। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। मेरे कहने का मतलब ये कि डेंसिटी के आगे जो भी लिखा है वो आपका डेंसिटी उस बात पर डिपेंड करेगी, जैसे मास डेंसिटी। तो ये डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहां पर देखो बेटा चार्ज डेंसिटी, तो हियर दिस डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहां पर देखो करंट डेंसिटी, हियर दिस डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। यहां पर बेटा एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी हियर दिस डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो डेंसिटी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि डेंसिटी अपना से क्या होता है, मास होता है। डेंसिटी क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज डेंसिटी में डेंसिटी क्या होता है, चार्ज होता है। अब किस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है वो मैंने सारी की सारी बात आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी एक्चुअली क्या होती है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तो आज से हमेशा ये कभी नहीं बोलेंगे, दिमाग में स्टोर आपका ये नहीं करेंगे। बचपन से आपने पढ़ रखा है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं, हर जगह थोड़ा ना डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी कहां पर, डेंसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें किसकी बात समझनी पड़ेगी कि भाई वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हो रहा है। जैसे मास डेंसिटी की बात करें तो ये डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है ना। मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो हमने पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपके माइंड में पूरा की पूरी बात आपको स्टोर हो गई होगी कि रियल मीनिंग ऑफ डेंसिटी क्या होती है बेटा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की, साइन थीटा और कॉस थीटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जितने भी साइन और कोसाइन फंक्शन होते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल के बीच लाई करते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच लाई करती है। पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, एक फिक्स्ड इंटरवल के बीच लाई करती है वैल्यू -1 to +1। तो आज हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिजिक्स में किस तरीके से यूज होता है, फिजिक्स में साइन और कोसाइन के जो ग्राफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये हमने पिछले टर्म में भी डिस्कस कर दिया था कुछ पार्ट। तो चलिए आज हम बात करते हैं बेटा y = sin थीटा के ग्राफ की बात करते हैं। तो जब भी किसी ग्राफ की बात करते हैं इसमें दो वेरिएबल्स लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक बेटा वर्टिकल, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां से ये y क्या हो रहा है, डिपेंडेंट, मतलब जो डिपेंडेंट है किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल, ये y = हमने यहां पर लिया sin थीटा और इधर हमने कितना थीटा ही लिया। आप जरा बताइए कि इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा +1 होगी। बड़े ध्यान से देखना, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास +1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा -1। देखो हमने यहां से लिया, दिस इज -1। मतलब पूरा का पूरा ग्राफ इस लाइन के ऊपर नहीं जाने वाला। मैक्सिमम वैल्यू अपना दिस इज अपना से +1 और मिनिमम वैल्यू -1।
मतलब हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से देखते हो, थीटा 0 डिग्री पुट अप करते हैं तो थीटा बताओ कितना 0 डिग्री, तो y की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी sin 0, और sin 0 कितना 0, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होगा। अभी चूंकि फिक्स्ड इंटरवल के बीच लाई करता है, साइन के फंक्शन में थीटा इंक्रीज करने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या करेगी बेटा इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। कॉस के फंक्शन में क्या होता है, थीटा इंक्रीज करने पर कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, और टेन के फंक्शन में थीटा इंक्रीज करने पर टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो चलिए अगर जैसे जैसे हम थीटा अपना से इंक्रीज करेंगे, साइन की वैल्यू अपना से इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज करते करते पहले कहां जाएगी मैक्सिमम +1, और फिर अपना से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। मतलब एक बार प्लस फिर कैसा माइनस, एक बार प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से आपका से चलता है एक बार। तो अल्टीमेट मैं यहां से डिस्कस करूं तो देखिए यहां से पहले एक बार मैक्सिमम, फिर कितना बेटा मिनिमम, फिर आपका से मैक्सिमम, फिर आपका से मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरीके से ग्राफ आपका से बेटा प्लॉट होगा। इस तरीके से हम लोग आपका से ग्राफ की बात करें। ऐसे इधर की तरफ तो यहां से ये आपने नेगेटिव, फिर आपने यहां से बेटा पॉजिटिव ले लिया, फिर नेगेटिव ले लिया, फिर पॉजिटिव ले लिया, ऐसे चल जाएगा। जितना एरिया इसका होगा उतने एरिया इसका होगा, थोड़ा सा कम ज्यादा हो गए ऐसा नहीं, जितना ऊपर वाला एरिया होगा उतने नीचे वाला एरिया होगा। अब आप बताइए थीटा कितना है यहाँ पर 0, ये एक ग्रिड कितने इंटरवल की होगी, दिस इज आपका से पाई, तो ये कितना हो गया बेटा पाई, ये कितना हो गया यहाँ से 2 पाई, यहाँ पर बोलो ये कितना 3 पाई, और ये यहाँ से कितना 4 पाई, यहाँ पर ये कितना हो गया 5 पाई, ये कितना हो गया बेटा 6 पाई, और यहाँ पर बोलो 7 पाई, अप टू 7 चलता रहेगा। नेगेटिव में देखते हैं तो इधर कितना बेटा बोलो ये माइनस पाई, यहाँ पर कितना माइनस अपना से 2 पाई, यहाँ पर कितना हो गया माइनस 3 पाई। अब आप बताइए 0 और पाई, बताइए यहाँ पर कितना होगा बेटा पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका से 3 पाई बाई 2, पाई और 2 पाई का मिड पॉइंट, मतलब जो हाफ इंटरवल होगा वो पाई बाई 2 का होगा। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना बेटा पाई, और पाई प्लस पाई बाई 2 कितना 3 पाई बाई 2, तो यहां से हो गया कितना ये 3 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, ये 2 पाई और 2 पाई प्लस अपना से बताइए पाई बाई 2 कितना, या 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 2 कितना 5 पाई बाई 2 आपका हो गया। यहां पर बताइए कितना बेटा 7 पाई बाई 2 हो गया, यहां पर कितना 9 पाई बाई 2 आपका हो गया, यहां पर बताइए 11 पाई बाई 2 हो गया, यहां पर कितना हो गया ये 13 पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट हो गया 13 पाई बाई 2। इधर कितना हो गया माइनस का पाई बाई 2, इधर कितना बेटा माइनस का 3 पाई बाई 2 हो गया, इधर बोलो कितना माइनस का 5 पाई बाई 2 हो गया। अब आप जरा बताइए कि आपसे कहा जाए अगर वैल्यू आपको बताता हूं किस तरीके से डिफाइन है। साइन 0 देखिए साइन 0 कितना 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1, देखिए ये +1, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका 1। अब बताइए साइन पाई कितना बेटा 0, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होगा -1, साइन 2 पाई कितना 0, साइन 5 पाई बाई 2 कितना +1, फिर कितना 0, साइन 7 पाई बाई 2 -1, साइन 4 पाई 0, साइन 9 पाई बाई 2 +1, साइन 5 पाई 0, साइन 11 पाई बाई 2 -1, साइन 6 पाई 0, साइन 13 पाई बाई 2 कितना +1, साइन 7 पाई 0, साइन माइनस पाई बाई 2 कितना बेटा -1, देखिए नेगेटिव में नीचे -1, साइन माइनस पाई 0, साइन -2 पाई 0, साइन -5 पाई बाई 2 -1, साइन -3 पाई 0। अब इस ग्राफ से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। साइन 0 कितना बेटा 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि साइन की n पाई कितना होगा, साइन n पाई अपना से बोलो कितना 0, ये साइन n पाई 0। अब इधर देखिए साइन माइनस पाई 0, साइन -2 पाई 0, साइन -3 पाई 0, साइन -4 पाई 0, साइन -n पाई 0। तो साइन में कुछ भी हो प्लस माइनस n पाई इक्वल टू 0, n क्या है बेटा इंटीजर, तो साइन प्लस माइनस n पाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि हमें प्लॉट करना है, अब देखिए इसका बहुत जगह यूज होगा, जनरली पूरी बेस पढ़ते समय हम लोग साइन और कोसाइन पूरा अपना से बात करेंगे, साइन के फॉर्म में ही बात करेंगे। जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तब हम यहाँ पर साइन के फंक्शन की बात करेंगे। मतलब हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में साइन और कोसाइन फंक्शन का यूज होगा।
तो इसको बहुत अच्छे से बेटा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए कि हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू a sin थीटा। अब ध्यान सुनना, अब बोलो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी a, मतलब यहां पर +1 की जगह क्या लिख देंगे प्लस a, और ये कितना माइनस a, मतलब यहां पर y की वैल्यू किन दो पॉइंट्स की लाई करेंगे -a टू +a, मतलब यहां पर ये क्या हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ये बेटा इसका क्या हो गया एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। बाकी ग्राफ में ही प्लॉट होगा, साइन थीटा के ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए करंट की बात करें कि करंट कोई इक्वेशन ये दे रखी है I इक्वल टू I1 अपना से कितना साइन ओमेगा टी चलिए थीटा सॉरी I इक्वल टू I0 साइन थीटा ये है। तो बताओ करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी I0, तो यहां से कितना +1 की जगह कितना बेटा प्लस I0, और यहां पे कितना -I0 पुटअप कर देंगे। तो इस तरीके से हम करंट का ये जो ग्राफ है वो हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आप बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया कि साइन, अगर एक बात और बताएं, कल मैं ट्रिग्नोमेट्री आपका थोड़ा और स्टार्ट कर लूंगा। ये पॉजिटिव है, ये भी कैसा पॉजिटिव, इस देखिए यहां पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है हमेशा पॉजिटिव। और बेटा π/2 से π/2 पाई के बीच यहां पर भी देखिए साइन की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव, और ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू देखें तो कैसी होगी बेटा बोलो जल्दी से नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि देखिए ये 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं यहां से बात करूं कि 0 से देखिए π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब π/2 से पाई के बीच बताइए साइन की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए पाई से 3/2 के बीच में साइन की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2 पाई कंप्लीट रोटेशन 2 पाई, बताओ साइन की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। तो आप बता सकते हैं कि कहां पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव है बेटा, बड़े आसानी से बता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब हम आगे बात करें। अगर कभी भी आपको ये कहा जाए कि y इक्वल टू माइनस साइन थीटा का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, माइनस साइन थीटा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये किसका ग्राफ है बेटा y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है। अगर इसी तरीके से अगर हमें y इक्वल टू माइनस साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करना है, बड़े ध्यान से देखना, ये थीटा हो गया और ये क्या हो गया y इक्वल टू कितना बेटा माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं करना है कि ये जो ग्राफ है उसको पलटना है, मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसको कहां करना है नेगेटिव, और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव करना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करना है। तो बस बड़े आसानी से आप यहां से देखें ये वैल्यू कितनी होगी बेटा +1, और ये वैल्यू आपके से कितनी होगी -1 होगी, ठीक है ना। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू माइनस साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करना है, तो साइन थीटा के ग्राफ को पलटना है, पलटी मारना है इसकी। तो अल्टीमेट ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है देखिए ऊपर से, तो ये कहां से स्टार्ट होगा नीचे से, तो यहां से देखिए साइन 0 0 मतलब ग्राफ की पोजीशन बेटा ये होगी। देखिए ये ग्राफ हमने यहां से बना लिया, ये किसका हो गया बेटा y इक्वल टू माइनस साइन थीटा ग्राफ हो गया। अब बताओ ये 0, ये कितना बेटा पाई, ये कितना हो गया 2 पाई, ये कितना होगा 3 पाई, ये कितना होगा 4 पाई, ये कितना होगा 5 पाई, ऐसे करते चले जाएंगे। इधर कितना बेटा बोलो माइनस पाई, यहां से कितना -2 पाई, और ये हो गया आपका -3 पाई हो गया। अब आप बताइए ये कितना हो गया बेटा π/2, ये कितना हो गया 3π/2, यहां से कितना बेटा 5π/2, ये कितना होगा 7π/2, और ये यहां से 9π/2 हो गया। यहां से बेटा बोलो -π/2, ये कितना -3π/2, और ये बेटा -5π/2 के इक्विवेलेंट हो गया। अब आप बताइए यहां से देखना साइन 0 कितना 0, साइन π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू यहां पर कितनी, यहां पर देखिए माइनस साइन π/2 कितना होगा -1, साइन पाई माइनस साइन पाई कितना होगा 0, और ये देखो माइनस साइन 3π/2 कितना +1, मतलब जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए बताओ y इक्वल टू माइनस साइन 5π/2, तो देखिए माइनस साइन 5π/2 इसकी वैल्यू कितनी -1, तो आंसर बताओ कितना हो जाएगा -1।
डायरेक्ट आपका आंसर कितना होगा -1 हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस साइन थीटा है और ये कितना होगा बेटा माइनस साइन थीटा का ग्राफ ये आपने प्लॉट कर लिया। अब उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन थीटा के ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। यहां पर ये आपने इस तरीके से ये एंगल थीटा हो गया और अब आप बताइए साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा +1 और मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी -1 होती है और यहां पर साइन थीटा कितना 0। लेकिन हमें तो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा की बात करनी है। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो कैसी पॉजिटिव। तो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा मतलब केवल साइन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू। तो साइन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू में बताइए मैक्सिमम कितना +1 मिनिमम कितना 0। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन 0 to +1। केवल पॉजिटिव फंक्शन की बात करेंगे तो अल्टीमेट मैं यहां पर ये कह सकता हूं, मैं यहां पर बेटा ये कह सकता हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहां पर देखिए +1, बस इसके बीच लाई करेगी। ये कितना हो गया बेटा 0 और ये कितना हो गया +1, ये 0 हो गया। तो अब आप बताइए इसको जरा देखिए, ये साइन थीटा का ग्राफ है, इसको जरा ऑब्जर्व करिए। ये बेटा किसका है साइन थीटा ग्राफ है और हमें मॉडुलस ऑफ साइन थीटा ग्राफ प्लॉट करना है। इसका मतलब ये हुआ ये साइन थीटा हमेशा कैसा पॉजिटिव मतलब 0 से +1 के बीच लाई करेगा। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं 0 से पाई के बीच अगर बात करूं तो 0 से पाई के बीच बताओ ये कैसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब बिल्कुल ग्राफ सही है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि यहां से ये ग्राफ आपका से बिल्कुल सही है, ये आपका से क्या कैसा गया बेटा पॉजिटिव। उसके बाद ये ग्राफ कैसा गया बेटा नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें नेगेटिव वाले को किस में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो बताओ नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फर्स्ट लेक्चर आपको से ऑब्जर्व करना स्लोप जहां पर हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट बताया तो उसको जरा दोबारा देखना पड़ेगा आपको, उस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा कि हमने बताया कि नेगेटिव y को पॉजिटिव y में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। आप ऐसा विजुलाइज करिए कि वहां पर क्या लगाना है मिरर लगाना है। तो आप बताओ ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, ये कैसा बेटा नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो यहां पर क्या लगा दीजिए, यहां पर ऐसा विजुलाइज करिए हमने एक मिरर लगा दिया और जैसे ही हमने यहां पर बेटा मिरर लगाया तो इसका रिफ्लेक्शन किधर जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर की तरफ चला गया मतलब इसकी जो पोजीशन है इसका ये तो आपका हो गया पॉजिटिव हो गया और ये बेटा आपका से बताओ कैसा होगा ये फिर आपका से पॉजिटिव ही हो गया मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर के किधर चला गया ऊपर। फिर आपका से देखिए फिर आपका ये बिल्कुल सही ग्राफ है मतलब ये पॉजिटिव है, ये कैसा नेगेटिव। तो जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां क्या लगा दो मिरर लगाने का विजुलाइज करिए। तो इसका रिफ्लेक्शन किधर जाएगा ऊपर, ये भी रिफ्लेक्ट होकर किधर चला जाएगा ऊपर। तो इसकी ग्राफ की पोजीशन कुछ ऐसी आ जाएगी बेटा दिस वन। ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो हो गया बेटा मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का ग्राफ ये हो गया। अब एक चीज और यहीं पर वो आपको मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको बताया जाता है वो फंक्शन कि जब भी कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट इस तरीके से कर देते हैं दिस इज नॉट आपका से मॉडुलस ऑफ साइन थीटा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आपका से बहुत ही स्मूथली टर्न होता है ऊपर। ऐसा यहां पर कोई आपका से इस तरीके से आपका से कोई कोण नहीं बनेगी। यहां पर एक फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना कि कहीं भी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कैसा होगा बेटा कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल हो। तो वहां पर आपको बताया जाएगा ये कंसेप्ट आपका लिमिट थ्योरी में आपका मैथमेटिक्स में। हम यहां पर सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये यहां पर जो ये ग्राफ है वो आपका से बहुत ही शार्प मतलब बहुत ही स्मूथली यहां से टर्न होगा, बहुत ही स्मूथली आपका टर्न होगा। इस तरीके से ग्राफ आपका बस इतना ऐसे याद रखिएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया बेटा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का ग्राफ हो गया। ये 0, ये कितना पाई, ये कितना होगा 2 पाई, ये कितना होगा 3 पाई, ये कितना बेटा 4 पाई, यहां पर कितना होगा 5 पाई और इधर देखिए
ये कितना हो गया पाई बाय 2, ये कितना हो गया 3 पाई बाय 2 और ये कितना बेटा 5 पाई बाय 2 और यहां से देखिए 7 पाई बाय 2 और ये 9 पाई बाय 2 ये हो गया। इधर देखिए ये -5 हो गया, ये -2 पाई हो गया और ये अपना से यहां पर कितना -5 बाय 2, ये माइनस का 3 बाय 2 अपना हो गया। अब आप बताइए, अब वैल्यू देख लीजिए, केवल 0 से +1 के बीच लाई करेगा। साइन 0 कितना बेटा 0, ये मॉडुलस ऑफ साइन थीटा की बात कर रहा हूं। पाई बाय 2 पे कितना बेटा +1, फिर कितना 0, फिर ये कितना +1, 0 +1 0 +1 0 +1, मतलब 0 +1 के बीच लाई करेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का। तो बेटा हमने क्या बताया कि साइन को अगर माइनस करना है तो क्या करना है चेंज करना है, पॉजिटिव वाला किधर नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, एक काम ये हो गया। मॉडुलस ऑफ साइन थीटा को हमने क्या बताया कि साइन थीटा सबसे पहले किसका बनाएंगे साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे और साइन थीटा के ग्राफ में जहां जहां नेगेटिव है उस नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां नेगेटिव है वहां पर क्या लगा दो बेटा, वहां पर मिरर लगाने का विजुअलाइजेशन करेंगे। तो जैसे मिरर लगाने के लिए विजुअलाइजेशन किया तो ये किधर आपस से शिफ्ट हो गया, इधर बताइए रिफ्लेक्शन किधर हो गया ऊपर, ये भी किधर शिफ्ट हो गया ऊपर, ये किधर शिफ्ट हो गया ऊपर, ये किधर मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा y = मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। क्लियर हो गया ना, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं y = cos थीटा के ग्राफ की बात करते हैं। तो cos थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1, ये भी -1 और +1 के बीच लाई करता है। तो इसके जब ग्राफ की बात करेंगे तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि यहां पर दिस इज अपना से एंगल थीटा और ये क्या हो गया बेटा y = cos थीटा। इसकी भी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो अपना से बताओ कितनी होगी बेटा +1। ये हमने बना लिया, मतलब ये जो ग्राफ है वो इस लाइन के ऊपर नहीं जाने वाला। मैक्सिमम वैल्यू ये होगी +1, मिनिमम कितना हो गया बेटा -1 हो गया। देखिए ऑब्जर्व करिए, ये हो गया। अब आप बताओ कि थीटा 0 डिग्री पुटअप करने पर y की वैल्यू यहां से बेटा कितना cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी +1, मतलब थीटा = 0 पे cos 0 +1 मतलब स्टार्टिंग में होगा। अब साइन का रिवर्स होता है, साइन के फंक्शन में थीटा इंक्रीज करने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है और cos में क्या होगा थीटा इंक्रीज करने पे cos थीटा डिक्रीज करेगा। तो थीटा = 0 पे cos 0 कितना +1, ये देखिए +1 पे और ये कितना हो गया बेटा -1 हो गया। तो थीटा 0 पे cos 0 +1 और जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे तो ये cos की वैल्यू क्या होना स्टार्ट होगी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, मतलब इसके ग्राफ की पोजीशन जो जाएगी वो इस तरीके से यहां से स्टार्ट होगा और फिर ये अपना से बहुत ही स्मूथली टर्न होगा यहाँ पर ये मैक्सिमम, फिर अपना से कितना मिनिमम, फिर अपना से बताओ कैसा, फिर ये होगा मैक्सिमम, फिर यहां से फिर ये होगा मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, इस तरीके से ग्राफ है। ये एरिया इक्वल होंगे और इधर देखिए मैक्सिमम, फिर अपना से बेटा कितना, ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, इस तरीके से हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। अब आप बताइए 0 और ये हाफ पीरियड कितने कंप्लीट कितना बेटा पाई, तो हाफ ही कितना हो गया π/2, ये π/2 हो गया। यहां से बताओ ये π/2, ये कितना हो गया बेटा बोलो π/2 + π/2 पाई हो गया है ना, और पाई + π/2 ये कितना हो गया 3π/2, फिर आपका सगे ये बताओ कितना हो गया 2π, ये कितना हो गया यहां से 5π/2, ठीक है ना 5π/2, ये 2π, π/2 5π/2 और 5π/2 + π/2 कितना 6π/2 कितना 3π, ये 3π हो गया, ये कितना 4π, ये कितना हो गया 5π, ये कितना हो गया बेटा 6π, ये बोलो कितना 7π, ये कितना हो गया 8π, अपना इस तरीके से हो गया। अब बताइए ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 5π/2, ये कितना हो जाएगा यहां से बेटा 7π/2, दिस इज आपका 7π/2, ये कितना होगा 9π/2, दिस इज 9π/2,
ये बोलो कितना 11 पाई बाय 2 और यहां से कितना होगा, ये हो जाएगा अपना से 13 पाई बाय 2 अपना हो गया। ये बेटा कितना 15 पाई बाय 2 अपना से यहां पर हो गया 15 पाई बाय 2। ये कितना होगा 17 पाई बाय 2। दिस इज 17 पाई बाय 2, दिस इज द 17 पाई बाय 2। ये हो गया। इधर देखिए माइनस पाई बाय 2, ये माइनस अपना से पाई बाय 2 है ना। ये कितना हो गया बेटा माइनस पाई, ये कितना होगा माइनस का 3 पाई बाय 2। ये कितना होगा माइनस का 2 पाई, ये कितना होगा माइनस का 5 पाई बाय 2। ये कितना होगा माइनस का 3 पाई, ये कितना होगा माइनस का 7 पाई बाय 2। अब तक देखिए वैल्यू आपको बताते हैं। cos 0 कितना बेटा +1, cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 कितना 0, cos पाई कितना हो गया -1। तो ये देखिए दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये +1 और ये कितना -1, +1 ये -1, ये +1 ये -1। तो cos 0 कितना +1, cos पाई बाय 2 0, cos पाई कितना हो गया -1, देखिए एम्पलीट्यूड हो गया। cos 3 पाई बाय 2 कितना 0, cos 2 पाई कितना +1, cos 5 पाई बाय 2 0, cos 3 पाई कितना -1, cos 7 पाई बाय 2 0, cos 4 पाई +1, cos 9 पाई बाय 2 0, cos 5 पाई -1, cos 11 पाई बाय 2 0, cos 6 पाई +1, cos 13 पाई बाय 2 0 करते रहेंगे। ऐसे का देखिए cos पाई बाय 2 0, cos पाई कितना cos पाई -1 और cos -3 पाई बाय 2 0, cos -2 पाई +1, cos -5 पाई बाय 2 0, cos -3 पाई -1। आसानी से कर सकते हैं। अब यहीं पर ये तो y cos थीटा का ग्राफ हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि y ध्यान से सुनना, y cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी बेटा यहां पर बोलो +1। देखो मैक्सिमम वैल्यू +1। अब अगर मैक्सिमम प्लस है 1 है तो वो सारे एंगल बताओ कि जहां पर थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, वो सारे के सारे एंगल हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें ग्राफ देख के। चलो देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए +1 वैल्यू कहां पर आ रही है, देखो ध्यान से थीटा कितना 0 पे +1 आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू कितना 0। उसके बाद देखिए +1 कहां आ रहा है, ध्यान से देखो 2 पाई, तो फिर कितना हो गया 2 पाई हो गया। फिर बोलो कहां पर, देखो 4 पाई पे +1, फिर 4 पाई हो गया, फिर कितना बेटा 6 पाई हो गया, और फिर बताइए कितना 8 पाई, फिर कितना 10 पाई। अब तो हम यहां से कह सकते हैं 12 पाई। दिस इज अपॉन से 12 पाई। देखो ध्यान से 12 पाई। n इंटीजर n इक्वल टू 0 पुटअप करिए तो कितना बेटा 0, n इक्वल टू 1 पुटअप करिए तो कितना मिलेगा 2 पाई, n इक्वल टू 2 पुटअप करिए 4 पाई, n इक्वल टू 3 पुटअप करिए 6 पाई। मतलब ये जनरलाइज हो गया कि थीटा इक्वल टू 12 पाई पर cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है कितनी बेटा +1। ठीक है, आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद y इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी मिनिमम कितनी बेटा -1। तो यहां से देखो थीटा इक्वल टू, अब जरा देखो ध्यान से सुनना, -1 वैल्यू कहां आ रही है। मैं इससे पहले थोड़ा सा ऊपर वाला और देखता हूं, ये तो पॉजिटिव में बताया, नेगेटिव में देख लो। नेगेटिव में देखो +1 कहां पर है, नेगेटिव में, जरा ध्यान दो। नेगेटिव में देखो कहां पर आया, पहले स्टार्टिंग कहां पर बेटा -2 पाई। देखो कितना 0 के बाद फिर कितना -2 पाई, तो ये अपना से प्लस माइनस, ये कितना +-4 पाई, ये प्लस माइनस ये +-10 पाई, और ये भी +-12 पाई हो गया। अब चलिए y इक्वल टू cos थीटा मिनिमम कितना बेटा -1। अब देखिए थीटा की वैल्यू, पहले चलिए पॉजिटिव में देख लेते हैं -1 कहां पर है। इस ग्राफ में सर्च करिए -1 कहां है, पाई पे, तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी बेटा पाई। फिर उसके बाद बोलो कहां 3 पाई, फिर आपका से 3 पाई हो गया, फिर कहां पर बेटा 5 पाई, फिर कितना 7 पाई, फिर कितना 9 पाई, फिर कितना 11 पाई, फिर कितना 13 पाई आपका हो गया, अप टू डेस। अब आप जरा देखिए, मैं नेगेटिव में भी बात कर लेता हूं। -1 देखिए -5 की वैल्यू कितनी -1, -5 के बाद कितना -3 पाई। तो इन सब की जगह ये प्लस भी हो सकता है माइनस, ये +-5 पाई, +-7 पाई, +-9 पाई, +-11 पाई, और प्लस कितना बेटा 13 पाई। अब तो मैं अगर इसको जनरलाइज करें तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, अप टू 12-1 इंटू पाई। अब ध्यान से 12-1 इंटू पाई भी ले सकते हैं और 12+1 इंटू पाई भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पर भी चलिए 12-1 इंटू पाई अपना से डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं n इक्वल टू, ध्यान से सुनना, n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो n इक्वल टू 1 पुटअप करने पे कितना आएगा पाई आएगा। अगर मैं 12-1 इंटू पाई तो n कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, और अगर बेटा 12+1 इंटू पाई तो n कहां से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 अप टू 1, इस तरीके से स्टार्ट कर लेंगे।
तो चलिए n इक्वल टू 0 से ही रखें, 2n प्लस 1 इंटू पाई कर देते हैं। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई में n इक्वल टू 0 तो कितना बेटा पाई, n इक्वल टू 1 रखिए तो बताइए 2 प्लस 1 कितना 3 पाई हो गया, n इक्वल टू 2 2 टू 4 प्लस 1 5 पाई, ठीक है ना, 5 पाई 7 पाई इस तरीके से। तो ये 2n पाई है, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई मतलब cos थीटा मैक्सिमम प्लस 1 थीटा कितना 2n पाई, cos थीटा मिनिमम कितना बेटा -1। तो बताइए थीटा कितना 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे 0 से, और अगर होता 2n माइनस 1 इंटू पाई तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, वो भी सही है। तो ये हमारा y इक्वल टू cos थीटा का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद अगर मैं इसी में कहूं कि y इक्वल टू माइनस cos थीटा का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो आपको क्या करना है बेटा, इसको किधर जाना है नीचे, और इधर किधर जाना है इसको ऊपर, मतलब इसको पलट दो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, तो ये किसका हो जाएगा y इक्वल टू माइनस cos थीटा का ग्राफ हो जाएगा। बड़े अब आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू माइनस cos थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो माइनस cos थीटा का ग्राफ में क्या करेंगे कि इसको किधर लाएंगे बेटा नीचे, और इसको ऊपर, मतलब प्लस पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, मतलब इसको पलटना है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो वो किसका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस cos थीटा का ग्राफ आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसी में हम ये कहेंगे y इक्वल टू ये क्या हो गया थीटा, और इधर बेटा कितना y इक्वल टू माइनस cos थीटा का डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें यहां पर चलिए ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया कितना बेटा +1 हो गया, और ये अब बताओ ये स्टार्टिंग कहां से था +1, अब बताइए कहां से स्टार्ट होगा बेटा, अब हमारा स्टार्ट कहां से होगा -1 से ये स्टार्ट होगा, ये +1 ये कितना -1 +1 -1 ये ऐसे जाएगा। यहां से देखिए इसको हम इस तरीके से, ये +1 ये कितना बेटा -1 ये +1 मतलब ये कितना 0, ये कितना होगा π/2, ये कितना होगा बेटा पाई, ये कितना 2 पाई, ये कितना 3 पाई, ये बोलो कितना बेटा 4 पाई, और ये कितना 5 पाई, यहां से π/2, और ये कितना हो जाएगा 3 π/2, और ये कितना बेटा 5 π/2 हो गया, ये बोलो कितना 7 π/2, और ये कितना होगा 9 π/2 ये हो गया, ठीक है। इधर देखिए -π/2 ये कितना -पाई, ये हो गया माइनस का 3 π/2 हो गया, ये माइनस का 2 पाई हो गया, ये माइनस का 5 π/2 आपके पास हो गया है ना, ये माइनस का कितना 3 पाई ये आ गया। अब देखिए इसमें cos 0 की वैल्यू यहां पर कितनी +1, तो अगर आपसे पूछा जाए थीटा इक्वल टू 0 पे बताइए y इक्वल टू -cos 0, तो cos 0 कितना 1, तो क्या हो जाएगा -1, देखिए यहां पर -1 आ गया। आपसे पूछा जाए बताइए -cos पाई, तो बताइए -cos पाई मतलब कितना +1, ये डायरेक्ट आ गया। आपसे पूछा जाए -cos 2 पाई, तो कितना हो गया -1 हो गया, -cos आपका 3 पाई कितना +1 हो गया। इस तरीके से ये -cos थीटा का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इसी में अगर आपसे प्लॉट करना है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos थीटा की बेटा ग्राफ प्लॉट करना है, तो मॉडुलस ऑफ cos थीटा लाइज बिटवीन 0 टू +1, क्योंकि मॉड की जो वैल्यू है वो 0 और +1 के बीच लाई करेगी, केवल पॉजिटिव फंक्शन होगा। तो आपको क्या करना है बड़े ध्यान से देखिए, दिस इज आपका y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos थीटा, ठीक है ना। इसको देखिए शॉर्ट में बना देता हूं मैं, और इधर एंगल कितना थीटा ये आ गया, इधर मैक्सिमम वैल्यू आप से बताओ कितनी, ये मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो यहां पर कितनी होगी +1, दिस इज द मैक्सिमम कितना +1, मैक्सिमम कितना +1, ये कितना हो गया 0, और ये कितना बेटा +1। तो अब आप बताइए आपको क्या करना है कि जो ग्राफ पॉजिटिव है वो तो सही है, नेगेटिव वालों को किसमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए यहां से इस तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है। अब उसके बाद यहां पर क्या लगा दीजिए मिरर लगा दीजिए, मिरर लगाने को विजुलाइज करिए, तो ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा बेटा ऊपर, तो यहां से देखिए बहुत ही स्मूथली यहां से टर्न होकर के ये किधर गया ऊपर की तरफ ही गया, फिर किधर बेटा फिर नीचे, फिर अपना से बार बार एक फिक्स पीरियड में अपना से वैल्यू अपना से क्या करेगी लाई करती रहेगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये अपना से ये चला गया।
तो अब आप बताइए ये 0 है, ये कितना होगा बेटा बोलो, पाई बाई 2 है ना, ये कितना पाई, ये कितना 3 पाई बाई 2, ये कितना हो गया 2 पाई, ये कितना बेटा 5 पाई बाई 2, ये कितना होगा 3 पाई, ये कितना 7 पाई बाई 2 हो गया, ये कितना होगा 4 पाई। ठीक है, अब आप बताइए cos 0 कितना +1, cos पाई बाई 2 मॉड में यहां पर देखिए वैल्यू कितनी 0, ये कितना +1 0 +1 0 +1 0, मतलब ये मॉडुलस ऑफ cos थीटा का ग्राफ ये होगा। इसी तरीके से इधर भी कर लेंगे। ठीक है ना, ये कहां गया बेटा, अब यहां पर देखिए ये ऊपर, अब यहां से देखो ये यहां से ये वाला किधर चला शिफ्ट हो जाएगा, इसमें इधर करके लगाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर ऊपर की तरफ, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से आएगी, यहां से इस तरीके से ये बनाएंगे। ठीक है ना, ये कितना हो गया बेटा बोलो -π/2। ठीक है ना, ये कितना हो गया यहां से -π, और यहां पर ये कितना माइनस का 3π/2 हो गया, ये कितना हो गया -2π, मतलब मैक्सिमम +1 मिनिमम कितना 0। ये मॉडुलस ऑफ cos थीटा ग्राफ आसानी से प्लॉट कर दिया। तो फिजिक्स में जब भी कोई ग्राफ साइन और कोसाइन कहीं कोई इक्वेशन दिखे तो हमें ये ग्राफ बहुत अच्छे से बेटा आना चाहिए। ठीक है ना, अब मैं एक आपको एग्जांपल करवाता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक एग्जांपल करवाता हूं, देखते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाते कि नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल इतने जो हमने बताया है अभी कंसेप्ट, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। cos थीटा का ग्राफ ये हो गया, मैक्सिमम कितना +1, थीटा इंक्रीज करने पे sin थीटा की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी, और cos थीटा क्या करेगा बेटा डिक्रीज करेगा। अब एक बात और, कभी फिजिक्स में कभी भी इस टाइप का कोई दे रखा हो कि फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल मतलब थीटा बहुत ही लेस है, तो याद रखो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना थीटा, क्योंकि थीटा अगर बहुत कम है तो स्टार्टिंग वहां से होता है बेटा, क्योंकि साइन 0 कितना 0, तो अगर साइन 0 0 मतलब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली वो एंगल के इक्विवेलेंट हो जाता है फॉर स्मॉल एंगल के। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो बताइए थीटा कितना, थीटा बहुत छोटा है, मतलब कितना 0 के नियर अबाउट, इसकी वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम, दैट इज +1। तो याद रखो कि फॉर स्मॉल एंगल के sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा और cos थीटा अप्रोक्सीमेटली आपका से कितना बेटा 1। ठीक है ना, या इसको आगे देखेंगे कि sin थीटा अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं sin थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना 1, और cos थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना, cos थीटा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी 1, कब फॉर स्मॉल एंगल के लिए। स्मॉल एंगल का मतलब नियर अबाउट मैं कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू 0 से 6 डिग्री 7 डिग्री तक अगर है तो हम वहां पर, आपको ऐसा कोई एंगल नहीं दे रखा होगा, आपसे बोला जाएगा स्मॉल एंगल की बात करेंगे। ठीक है ना, तो वहां पर sin थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना, सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये अप्रोक्सीमेटली कितना थीटा, और cos थीटा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है ना, इतना ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलिए। ओके, अब उसके बाद चलिए मैं एग्जांपल कराता हूं लास्ट। आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू दे रखा माइनस का P cos थीटा। अभी ये बात सोचिएगा कि कहां से आया फॉर्मूला, हमारा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। अभी हम कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल एक बात कर रहे हैं कि U मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -P cos थीटा। तो बेटा इसका एम्पलीट्यूड जल्दी से बोलिए क्या होगा, P, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो गया PE। अब P क्या है, ये क्या होता है, इसमें बच जाइए। अब इससे कंसेप्ट अपना सीखिए cos का, जो अभी हमने कंसेप्ट बताया। तो पोटेंशियल एनर्जी का एम्पलीट्यूड कितना होगा PE, मतलब इसमें cos लिखा हुआ है। अब cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1, मिनिमम कितना -1, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये +PE और -P के बीच लाई करेगा। तो मैं इसको देखिए डायरेक्ट आपको ऐसा बता सकता हूं कि PE इंटू यहां पर क्या लिख सकता हूं, -cos थीटा लिख सकता हूं। अब देखिए -cos थीटा के आगे जो लिखा हुआ है यही तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया बेटा, दिस इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें -cos थीटा का ग्राफ अगर हम डायरेक्ट प्लॉट कर लें तो हमारे किसी भी पॉइंट पर, हम किसी भी एंगल पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए -cos थीटा का ग्राफ तो हमें मालूम है बेटा, बड़े ध्यान से देखो, U क्या होगा डिपेंडेंट, ठीक है ना, U डिपेंडेंट और थीटा क्या होगा इंडिपेंडेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगी और मिनिमम वैल्यू आपका से बेटा ये होगी, ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू होगी। -cos थीटा
प्लस cos थीटा कहां से स्टार्ट होता है? +1, तो माइनस cos थीटा कहां से स्टार्ट होगा? -1। मतलब आपने यहां से देखें ये स्टार्ट आपने इस तरीके से कर लिया, ये हो गया, ये बनाते जाइए, ये कितना 0, ये कितना बेटा बोलो π/2, ये कितना होगा पाई, ये कितना 3π/2, ये कितना होगा 2π, ये कितना होगा 5π/2, ये कितना बेटा 3π, ये कितना 7π/2, ये कितना होगा 4π हो गया। यहां से देखो -π/2, ये कितना माइनस का पाई हो गया, ये माइनस का 3π/2 हो गया, ये बताओ कितना माइनस का 2π, ये कितना होगा माइनस का 5π/2 हो गया। अब करते जाएंगे इधर भी एकदम बढ़ाते जाएंगे इसको। अब आप बताइए, आपसे पूछा जाए बताओ थीटा इक्वल टू 0 पे यू की वैल्यू कितनी होगी? तो थीटा इक्वल टू 0 पे यू की वैल्यू, अब यहां पर देखिए आप डायरेक्ट आपके पास ये कितना होगा +p, और इधर कितना बेटा माइनस का p हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया। माइनस cos थीटा का ग्राफ हमने प्लॉट किया और एम्पलीट्यूड कितना +p, और यहां पे कितना -p। अब आपसे पूछा जाए बताओ थीटा इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो थीटा इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? -p। बताओ π/2 पे कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? 0। पाई पे कितनी होगी +p, 3π/2 पे 0, 2π पे कितना -p, 5π/2 पे 0, 3π पे +p, 7π/2 0, 4π 0। वहां पर एंगल रखने की कोई जरूरत ही नहीं। इधर देखिए -π/2 पे कितना 0, -π पे कितना +p, एम्पलीट्यूड देखिए +p और इधर कितना -p, है ना। तो आप किसी भी एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इतना बताइए समझ में आया? जितने भी साइन और कोसाइन के फंक्शन है वो बस इस तरीके से, अगर इसका मॉड निकालना है तो मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जहां जहां नेगेटिव है वहां पर क्या करिए, एक मिरर लगाने का विजुअलाइज करिए, और जैसे ही मिरर लगाने का विजुअलाइज किया तो मिरर रिफ्लेक्शन किधर बेटा ऊपर की तरफ, वो वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में, तो वहां पर बहुत डिटेल में सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज बताइए पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, चलिए।